हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लाइव एजुकेशन विथ एमआर में। आज के इस केमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वेस्पर थ्योरी के बारे में। तो चलिए वीडियो की ओर शुरू करते हैं। वेस्पर थ्योरी। हाँ तो गाइस देखिए, हम शुरू करते हैं वेस्पर थ्योरी। सबसे पहले देखिए VSEPR की फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, अर्थात संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण। इसका मतलब है कि जो कोई भी परमाणु या अणु हैं उसके जो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके मध्य प्रतिकर्षण होता है, जिससे उस अणु या परमाणु की आकृति है वो निर्धारित होती है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं, इस सिद्धांत को। पहले इसके बारे में थोड़ा जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं। तो देखिए इस सिद्धांत को सिज्विक एवं पॉवेल ने सन 1940 में प्रतिपादित तथा रोनाल्ड गिलेस्पी व रोनाल्ड नाइहॉल्म ने सन 1957 में इसे विकसित किया। ये चार वैज्ञानिक थे। कौन कौन से, इसको याद रखने के लिए SPGN अर्थात सिज्विक, पावेल, रोनाल्ड गिलेस्पी और रोनाल्ड नाइहॉल्म, ये चार वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको प्रतिपादित और विकसित किया था। अब इस सिद्धांत के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए मोटी बातों में समझिए, यह सिद्धांत अणुओं के आकार को दर्शाता है, अर्थात किसी भी परमाणु या एटम की आकृति को दर्शाता है, उसकी शेप को डिनोट करता है। सेकंड पॉइंट है, यह सिद्धांत उन मॉलिक्यूल की आकृति स्पष्ट करता है जिनमें लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर यानी स्थानीय इलेक्ट्रॉन युग्म बंद होते हैं, अर्थात इनमें जो बॉन्ड पेयर होते हैं वो होते हैं, तो उसकी आकृति स्पष्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, किसी मॉलिक्यूल के केंद्रीय परमाणु के संयोजकता इलेक्ट्रॉन पेयर से युक्त ऑर्बिटल या कक्षक इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि वे एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहें, अर्थात जो कोई भी परमाणु है उसका सेंट्रल एटम है, उसके संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उस कक्षक में इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनकी दूरी लगभग समान रहती है सभी की, और वो यही प्रयास करते हैं कि वो सभी एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर ही रहें, जिससे उनका प्रतिकर्षण है वो कम से कम हो। नेक्स्ट पॉइंट है, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के युग्म जो एक दूसरे से प्रतिकर्षण करते हैं, इसलिए उनको इस प्रकार से रखा जाता है कि प्रतिकर्षण कम से कम हो। सिंपल सी बात है कि जो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको इसी प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा कि उनसे जो प्रतिकर्षण है वो न्यूनतम हो। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, एक अणु की जो आकृति होती है वो उसके चारों तरफ संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों पर निर्भर करती है, अर्थात कोई भी अणु है, परमाणु है, उसके जो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ही उस अणु की आकृति को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ही ऋणात्मक आवेश होता है। ये सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ही ऋणात्मक आवेश होता है, जिससे ऋणात्मक और ऋणात्मक आवेश दोनों आपस में प्रतिकर्षण करते हैं, और यही इस सिद्धांत में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस सिद्धांत में अणु की आकृति बताते या ज्ञात करते समय एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों लोन पेयर को नहीं लिया या गिना जाता है। मतलब इस सिद्धांत में अगर किसी परमाणु या अणु की आकृति स्पष्ट करते हैं, हम ज्ञात करते हैं, तो उसमें लोन पेयर को नहीं गिना जाता है। हाँ तो अब हम इस सिद्धांत को थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं। तो देखिए एक परमाणु है, उसके संयोजकता कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? तो देखिए एक तो होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन युग्म जो बंध बनाने में भाग लेते हैं, और दूसरे होते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, जो बंध नहीं बनाते हैं, वो होते हैं।
तो जो बंध बनाते हैं उन्हें तो कहते हैं आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म बॉन्ड पेयर, और जो जो इलेक्ट्रॉन बंध नहीं बनाते हैं उन्हें कहते हैं अनाबंधी या एकल इलेक्ट्रॉन युग्म अर्थात लोन पेयर। तो अब देखिए, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं BF3 मॉलिक्यूल का। तो इसमें देखिए ये B है, ये तो हो गया सेंट्रल एटम केंद्रीय परमाणु, और इस B से 3F बॉन्ड पेयर से जुड़े हुए हैं। ये देखिए ये हैं जो हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थात संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, जो है आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है ये। और जो ये इलेक्ट्रॉन पड़े हैं F के चारों ओर 6 इलेक्ट्रॉन, ये हैं एकल इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, जो कि किसी भी परमाणु में या कोई भी बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं। इन्हें कहते हैं नॉन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इसके बाद में आगे चलते हैं वीएसपेयर सिद्धांत के अनुप्रयोग। अब देखते हैं कैसे इनकी आकृति या शेप को हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म रखने वाले अणुओं का आकार किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो देखिए। अब पहला एग्जांपल लेते हैं AB2 प्रकार के अणु। AB2 प्रकार के अणु कौन कौन से हैं? तो BeCl2, ICl2 और XeF2, ये हैं जो AB2 प्रकार के अणु हैं। तो अब हम यहाँ ज्ञात करते हैं इसकी आकृति। इसमें हमने एग्जाम्पल लिया है XeF2 का। तो सबसे पहले तो हम हेक्सेन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने यहाँ लिख रखा है, तो आप देख लीजिए। तो इसमें देखिए अब लास्ट कोष कौन सा है? 5s2 और 5p6। तो इसमें अब देखिए, इसमें हमें हेक्सेन से 2f है वो जोड़ने हैं इन्हें सिग्मा बंध से। तो इसमें सिग्मा बंध हैं 2 और बाकी के हैं लोन पेयर। तो अब देखिए इसमें हम सबसे पहले इसका संकरण देखते हैं। तो देखिए हमने पहले तो इनके कक्षकों में इनको व्यवस्थित किया। इसके बाद देखिए हमें क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस सिद्धांत में जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही बंध बनेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमें यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित करवाना पड़ेगा। तो देखिए 5s2 में तो पड़े हैं, 5p6 में एक इलेक्ट्रॉन है वो हम D कक्षक में उत्तेजित करवा देते हैं, आगे के कक्षक में डाल देते हैं, जिससे ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो अयुग्मित हो गए। तो अब हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, अयुग्मित हो गए और सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं 2, तो 2 अयुग्मित अपन ने करवा लिए। अब इनका संकरण देखें तो sp3d, sp3 और ये D, ये हो गया इसका संकरण। अब इसकी ज्योमेट्री देखते हैं। ज्योमेट्री अलग होती है और आकार अलग होता है। तो ज्यामिति है इसकी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। क्या है? XeF2 की त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, ये है इसकी ज्यामिति। अब हम इसकी आकृति या शेप निकालते हैं। हाँ, तो देखिए इस XeF2 की आकृति है वो किस प्रकार होगी। तो इसमें देखिए XeF2 है, इसमें 2 तो सिग्मा बॉन्ड से ये जुड़े हुए हैं F, इन्होंने बॉन्ड पेयर से जुड़े हुए हैं F। अब ये 3 है, ये हैं लोन पेयर, 1 2 3। तो ये मोटी बात नंबर 2 क्या कहती है कि इस सिद्धांत में आकृति दर्शाते समय एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों या लोन पेयर को नहीं लिया जाता या गिना जाता है। तो इनको हम लेते ही नहीं, इनको अगर हटा दें तो इसकी आकृति किस प्रकार होगी? इस प्रकार होगी। इसको सीधा करेंगे घुमा के तो ये एक ऐसे हो जाएगी, और इस दोनों का जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि इसकी आकृति कैसी होगी, शेप कैसी होगी? लाइनर होगी, रेखीय होगी। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम, AB2 प्रकार के अणु हैं वो लेते हैं। तो देखिए AB2 प्रकार के अणु कौन कौन से होते हैं? BF3, BeCl3, NH3। एग्जाम्पल लेते हैं BF3 का। तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2, 2s2 और 2p1। बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 होता है, तो हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लिया। अब हम हैं जो बोरोन इस अणु को तोड़ते हैं तो क्या होगा? B इससे 3 सिग्मा बॉन्ड के द्वारा F जुड़े हुए हैं। तो अब हम इसको देखिए कक्षक क्या बनेंगे? 2s2
2p1 ये बन गए कक्षक इसके। तो अब इसमें देखिए हमें जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं उतने ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड हैं। तो अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमारे पास ओनली एक है, ये इलेक्ट्रॉन युग्मित है। तो अयुग्मित करवाने के लिए हम उत्तेजित अवस्था या ब्राउन स्टेट अवस्था होती है उससे उत्तेजित करवाना पड़ता है एक इलेक्ट्रॉन को। तो अब हम यहाँ से देखिए एस कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करवा के पी कक्षक में ले आए, और यहाँ देखिए हमें तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन हैं वो अयुग्मित मिलेंगे। तो अब हम सिंपल सा इसकी आकृति देख सकते हैं। तो देखिए इसका संकरण तो हो गया sp2, ये 2 कक्षक sp2 हो गया। अब देखते हैं इसकी आकृति कैसी होगी। तो देखिए B है वो 3 सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, और इनके मध्य जो बॉन्ड होता है बॉन्ड एंगल वो होता है 120 डिग्री। तो इसकी आकृति सिंपल कैसी होगी, त्रिभुजीय आकृति होगी। इसमें लोन पेयर तो कोई है ही नहीं, तो सिंपल आकृति है त्रिभुजीय। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, वो है AB4 प्रकार के अणु। अब देखिए AB4 प्रकार के अणु में कौन कौन से आते हैं, CH4 मेथेन, CCl4 अर्थात कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो अब हम इसमें लेते हैं CH4 मेथेन की आकृति देखते हैं। तो इसमें देखिए कार्बन में 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और इनका बॉन्ड एंगल होता है 109.28 डिग्री। ओके। अब इसकी आकृति देखिए, अगर हम इसको देखें मिला के देखें तो इस प्रकार की आकृति बनती। ये थोड़ा अलग टाइप से मैं आपको समझा देता हूँ। इसकी सिंपल सी आकृति बनेगी, इसमें लोन पेयर है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा इसे मिला दो, और मिलाने पे आकृति आपको कैसी दिखाई दे रही है, चतुष्फलकीय। तो ये देखिए चतुष्फलकीय आकृति है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। हाँ, तो देखिए इस एग्जाम्पल में है AB5 प्रकार के अणु, PCl5 लेते हैं हम। तो देखिए फॉस्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख रखा है। तो इस तरीके में मैं आपको इस टिप में अलग टाइप से समझा रहा हूँ। तो देखिए पी के जो कक्षक होते हैं उनमें देखिए इलेक्ट्रॉन किस प्रकार होते हैं, 285। सिंपल है ये तो, 285 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए आगे क्या है। तो इसमें देखिए अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो अर्थात इससे 5 बंध बने हुए हैं, ये Cl के। समझ आया, सिंपल सा फंडा है। अब देखिए फॉस्फोरस से 5 है जो क्लोरीन जुड़े हुए हैं, इसमें लोन पेयर है ही नहीं। तो देखिए अब है जो ये देखिए इनका बॉन्ड एंगल सभी का है, सॉरी सभी का तो नहीं है, 90 डिग्री 90 डिग्री, और ये है जो है 120 डिग्री का। तो अब इसको मिला लेंगे सिंपल, और मिलाने पे इसकी आकृति कैसी बनती है, त्रिभुज द्विपिरामिडीय। अब देखिए त्रिभुज द्विपिरामिडीय कैसी हुई, एक तो इसमें त्रिभुज बन रहा है यूं करके, ये देखिए, और इसमें 2 पिरामिड बन रहे हैं, एक ऊपर का बन रहा है और एक इसके नीचे का पिरामिड बन रहा है। ये हुई इसकी आकृति हो गई त्रिभुज द्विपिरामिडीय। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है, अब देखिए अब AB6 प्रकार के अणु लेते हैं। इसमें देखिए SF6 लेते हैं। सल्फर का परमाणु क्रमांक हो गया 16, और सल्फर के इलेक्ट्रॉन किस प्रकार होते हैं, देखिए 286 ये होते हैं। इसमें जो तीनों कक्षकों के इलेक्ट्रॉन हैं वो इस प्रकार है। तो अब देखिए अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन है 6, तो अब हम यहाँ 6F जुड़े हुए देख रहे हैं, और इनके सभी का बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री। तो इसका अब देखिए सीधा सा आकृति हमें ज्ञात करने का सिंपल फंडा, इनको मिला देंगे और आकृति कैसी बन जाएगी, ये देखिए। अब इसकी आकृति कैसी हुई, अष्टफलकीय या वर्गीय द्विपिरामिड। इसमें एक वर्ग बनता है और क्या है, 2 पिरामिड बनते हैं। तो ये देखिए एक तो सिंपल वर्ग बनता है, और इसके नीचे है वो एक पिरामिड बनता है, और एक ऊपर बनता है पिरामिड। ये हुआ वर्गीय द्विपिरामिडीय। समझ आया कि इसमें एक बीच में तो सिंपल यूं बनता है वर्ग, और ऊपर इसके एक बनता है पिरामिड, और नीचे भी एक पिरामिड बनता है, अर्थात वर्गीय द्विपिरामिडीय, 2 पिरामिड। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं, हम लेते हैं ClF3 की संरचना देखते हैं। देखिए क्लोरीन की जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 17, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p
5। अब देखिए क्लोरीन है उससे 3 F जुड़े हुए हैं, तो 3 F जुड़े हुए हैं, इनकी निम्नतम या सामान्य अवस्था कैसी होगी? देखिए 3s2 और 3p5, ये हो गया इसका, इनका सामान्य अवस्था में है। अब इसमें हमें 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अयुग्मित, 3 सिग्मा बॉन्ड हैं तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट इसमें एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब 3 करवाने के लिए हमें उत्तेजित अवस्था या ब्राउन स्टेट में देखना होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन हमें उत्तेजित करवाना होगा। तो देखिए 3s में पड़े हैं 2, इसका ये युग्मित है, और ये 3p में, अब हम 3p में देखते हैं तो 3p में 2 तो अयुग्मित है और एक 2 तो युग्मित है और एक अयुग्मित है, तो इसमें 3 अयुग्मित करवाने हैं। तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन है वो हम इधर डाल देते हैं डी कक्षक में। तो अब देखिए 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन है वो अयुग्मित हैं। तो अब इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, संकरण क्या होगा, पहले तो संकरण देखते हैं। तो sp3d, ये तो संकरण हो गया, sp3 त्रिकक्षक और d में फर्स्ट है तो d हो गया सिंपल, sp3d, ये हो गया इसका संकरण। अब इसकी ज्योमेट्री या ज्यामिति देखते हैं वो कैसी होती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय इसकी ज्योमेट्री होती है, ज्यामिति होती है। अब इसकी आकृति देखते हैं, सेफ। हाँ, तो अब हम ClF3 की आकृति देखते हैं। मोटी बात नंबर 2 तो आपको याद ही होगी कि उसमें लोन पेयर को गिनते नहीं, ओनली बॉन्ड पेयर को गिनते हैं। तो क्लोरीन में 2 होते हैं लोन पेयर और उनके मध्य बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री। अब देखिए लोन पेयर को गिनते नहीं है तो इनको हटा दें तो ये आकृति कुछ इस प्रकार की बनेगी, अर्थात आपको लग रहा है कि ये एक टी बन रहा है, तो इसकी आकृति कैसी होगी, टी शेप की आकृति होगी। और ऐसे ये कौन कौन से होंगे, BrF3 IF3, ये होते हैं, इनकी आकृति होती है टी शेप की। अब देखिए तो कुछ मोटी बातें मैंने लिख रखी है अलग से आपके लिए, तो उनको भी आप देख लें। तो देखिए फर्स्ट है, यदि किसी अणु का केंद्रीय परमाणु केवल बंदी इलेक्ट्रॉनों द्वारा घिरा रहता है तो उसका आकार नियमित या रेगुलर होता है। अर्थात बंदी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर होंगे तो उसका आकार तो सिंपल सा है, जैसे मेथेन का था अपने CH4 का, उसमें कोई लोन पेयर नहीं होता है, पूरा है जो बॉन्ड पेयर ही होते हैं, तो उसका तो हमेशा ही से रहेगा चतुष्फलकीय। और जिसमें बॉन्ड पेयर होंगे उनका आकृति है जो वो है गड़बड़ होगी, उनमें प्रतिकर्षण होगा जिससे उनकी आकृति नियमित नहीं रहती है। सेकंड पॉइंट है कि पूर्ण भरे हुए कक्ष के बंधी इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण बल अपूर्ण भरे हुए कक्ष के बंधी इलेक्ट्रॉनों की तुलना में अधिक होता है। अर्थात पूर्ण भरा हुआ है तो उसमें एकदम खचाखच भरे हुए प्रतिकर्षण तो होगा ही, और अधिक कम है तो वो थोड़े दूर दूर होंगे जिससे उनका प्रतिकर्षण है वो कम होगा। हाँ, तो अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि वेस्पर थ्योरी में 3 प्रकार के प्रतिकर्षण होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से, तो देखिए एक होता है लोन पेयर और लोन पेयर के मध्य प्रतिकर्षण, दूसरा होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के मध्य प्रतिकर्षण, और तीसरा होता है वो होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के मध्य प्रतिकर्षण। तो इनको देखिए, ये है एक मेथेन की आकृति है, इसमें देखिए हमें ये भी बॉन्ड पेयर है और ये भी बॉन्ड पेयर है, बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म है और ये भी बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो इनके मध्य का जो प्रतिकर्षण होता है वो होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के मध्य का प्रतिकर्षण, रिपल्सन। और दूसरा है देखिए लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के मध्य प्रतिकर्षण। तो इसमें देखिए ये एक लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखिए लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के मध्य का जो प्रतिकर्षण होता है वो कहलाता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के मध्य रिपल्सन। नेक्स्ट है, हमें देख रहे हैं कि लोन पेयर और लोन पेयर के मध्य प्रतिकर्षण। तो देखिए हम H2O की संरचना लेते हैं तो 2 तो बंध बने हुए हैं ऑक्सीजन से हाइड्रोजन के, और 2 है जो लोन पेयर है ऑक्सीजन पे। तो इन लोन पेयर और लोन पेयर के मध्य का जो प्रतिकर्षण होता है वो सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, ये होता है लोन पेयर और लोन पेयर के मध्य का प्रतिकर्षण। तो अब देखिए लोन पेयर और लोन पेयर के मध्य प्रतिकर्षण सबसे अधिक होता है, उसके बाद होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के मध्य प्रतिकर्षण,
थोड़ा इनसे कम होता है, और सबसे कम प्रतिकर्षण होता है बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर के मध्य प्रतिकर्षण है वो सबसे कम होता है। अब ये थी हमारी वेस्पर थ्योरी, आपने अच्छे से समझी। इसमें हमने आपको आकृति समझाई है कि किस प्रकार किसी अणु के हैं जो आकृति होती है, सेफ निर्धारित की जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।